सर मुझे ऐसा लगता है क्योंकि जो टॉपिक है वो बहुत इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है कि हम किस पे थीसिस करने वाले हैं। अब ज्योग्राफी तो सर एक सब्जेक्ट का बहुत बड़ा एक अम्ब्रेला टर्म है, अब जिसमें बहुत सारी चीज़ें हैं। मैम थोड़ा सा आप चाहें तो इसे क्या हम इस तरीके से डिकन्स्ट्रक्ट भी कर सकते हैं कि क्या मास्टर्स के लेवल पे कई बार आमतौर पे सभी सब्जेक्ट में उसके सब डोमेन्स बनते चले जाते हैं। मैम शोध विषय का चयन एक तरीके से रिसर्च प्रपोजल पहला स्टेप है पीएचडी। अब देखो, पॉलिटिकल ज्योग्राफी का मतलब हो गया जहाँ हम पॉलिटिक्स की बात कर रहे हैं, प्रोसेस की बात कर रहे हैं, इलेक्शंस की बात कर रहे हैं, बाउंड्रीज की बात कर रहे हैं, हर एक चीज़ की बात कर रहे हैं। नमस्कार, आप सभी मुझे यूजीसी नेट अड्डा 24/7 पर देख रहे हैं। मेरा नाम अमरेंद्र त्रिपाठी है और आज आप सबके साथ एक बार मैं एक नई शोध विषय पर शोध समस्या के साथ उपस्थित हूँ। इस बार मेरे साथ बात करने के लिए उपस्थित हैं डॉक्टर शिखा शर्मा। जैसा कि आप जानते हैं वो भूगोल की विशेषज्ञ हैं। मैम आज हमारे साथ शोध विषय के चयन, जो कि शोध का एक प्रमुख आयाम है, उस पर चर्चा करेंगे। बहुत बहुत स्वागत है मैम आपका। थैंक यू सो मच सर, थैंक यू। मैम सबसे पहले हम यह देखते हैं कि शोध विषय का जब हम चयन कर रहे होते हैं तो किन बातों का हमें ध्यान रखना चाहिए। क्या ऐसा मुख्य पक्ष है जो शोध विषय के चयन में सावधानी रखनी चाहिए होती है? हाँ सर, मुझे ऐसा लगता है क्योंकि जो टॉपिक है वो बहुत इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है कि हम किस पे थीसिस करने वाले हैं। तो क्या नहीं करना चाहिए, सबसे पहले तो वो कि सर बहुत कॉमन टॉपिक कभी भी चूज़ नहीं करना चाहिए। कॉमन टॉपिक का मतलब है जिस पे बहुत ज़्यादा काम हुआ है, आपको कुछ ऐड करने में या उसमें कुछ नया डालने में बहुत दिक्कत आने वाली है। दो बहुत मटेरियल आपके पास है जो होगा ऑलरेडी और आप पढ़ सकते हो, तो आपको लगेगा अरे ये तो इजी है, इस पे बहुत लिटरेचर अवेलेबल है। बट मुझे लगता है थोड़ा सा ऐसा टॉपिक लें जिस पे काम हुआ है पर बहुत अत्यधिक काम नहीं हुआ, बहुत ज़्यादा काम नहीं हुआ। क्योंकि पीएचडी करने का जो एक मोटिव या एम या उद्देश्य होता है वो ये कि एटलीस्ट आप कुछ तो दे रहे हैं अपने रिसर्च से, जिसको आगे जाकर कोई पढ़े और कोई बोले कि हाँ इन्होंने अपने सब्जेक्ट में कुछ तो कंट्रीब्यूशन दिया है। सो कॉमन टॉपिक से बचना चाहिए। लेकिन मैम कई बार एक मास्टर्स के स्कॉलर पे पास ये स्रोत नहीं है कि वो कैसे जानेगा कि कौन सा टॉपिक कॉमन है या अनकॉमन है। हाउ ही उसके स्टूडेंट के प्रोस्पेक्टिव से ये बात कैसे संभलने वाली होती है? ये बहुत अच्छा क्वेश्चन आपने पूछा, क्योंकि मैंने भी जस्ट एमए करके ही एनरोल किया था, तो मुझे भी बहुत प्रॉब्लम आई थी। तो मैंने भी ऐसे ही सोचा, मैंने ज्योग्राफी में पीएचडी करा है, तो मुझे ऐसा लगा मुझे ट्राइब्स पे कर लेना चाहिए। देन आई वेंट टू माय गाइड और उन्होंने बोला नहीं नहीं, इस पे बहुत काम हुआ है। तो उस टाइम मेरा विजन भी क्लियर नहीं था, बट जैसे जैसे हमने पीएचडी करी तो पता चला। सो अगर मैं गवर्नमेंट वेबसाइट्स बच्चों को बताना चाहूँ तो एक तो सर है शोध गंगा, जिसमें आपको थीसिस मिलेगी, एक है शोध गंगोत्री जिसमें सिनॉप्सिस मिलेंगे, और एक है आपका शोध सिंधु। ये तीनों गवर्नमेंट की वेबसाइट्स हैं जिसपे बेसिकली आपको पीएचडी या रिसर्च से रिलेटेड मटेरियल मिल जाएगा। तो थोड़ा सा अगर बच्चा मेहनत करे तो अपने डोमेन में, अपने सब्जेक्ट के रिलेटेड टॉपिक्स इसमें ढूंढ सकता है। और इसके अलावा अगर वो पढ़ना चाहता है तो जैसे फॉर एग्जाम्पल आप बहुत सारे रिसर्च आर्टिकल्स अवेलेबल है एंड दैट इज़ फ्रीली अवेलेबल है। जैसे मैं खुद पढ़ती हूँ, रिसर्च गेट से आप पढ़ लीजिए, या आप JSTOR से पढ़ सकते हैं, या अकेडमिया से पढ़ सकते हैं, या गूगल स्कॉलर है। इन सब से आप अपने सब्जेक्ट से रिलेटेड टॉपिक्स को ढूंढ सकते हैं। पर यहाँ एक क्वेश्चन आता है कि हमारा इंटरेस्ट क्या है। ये सबसे जरूरी सवाल है मैम। ये सबसे है कि अब मैंने बोला ज्योग्राफी है। अब ज्योग्राफी तो सर आपने एक सब्जेक्ट का बहुत बड़ा एक अम्ब्रेला टर्म है, अब जिसमें बहुत सारी चीजें हैं। मैम थोड़ा सा आप चाहें तो इसे क्या हम इस तरीके से डिकन्स्ट्रक्ट भी कर सकते हैं कि क्या मास्टर्स के लेवल पे कई बार आमतौर पे सभी सब्जेक्ट्स में उसके सब डोमेन्स बनते चले जाते हैं। तो एक बार ज्योग्राफी का आप डिमॉन्स्ट्रेट कर दें बच्चों को कि उसके क्या सब डोमेन्स बने और फिर टॉपिक किस तरीके से वहाँ पे आता है। सर एक तो क्या हो गया है कि जैसे अब हम जब एमए कर रहे हैं, पोस्ट ग्रेजुएशन करते हैं, तो आजकल डिसर्टेशन होने लगी है ना। सो मुझे ऐसा लगता है कि अगर आप डिसर्टेशन कर रहे हो तो एमए लेवल पे आप उतना अच्छा रिसर्च कर नहीं पाते हो, तो आप अपनी डिसर्टेशन को भी फर्दर ले जा सकते हो।
मुझे ऐसा लगता है, बहुत बच्चे अपनी डिसर्टेशन को फर्दर ले जाते हैं। अब लेट्स से मैंने काम किया है, जैसे मैं ज्योग्राफी की स्टूडेंट हूँ, ज्योग्राफी की स्टूडेंट रही हूँ। अब ज्योग्राफी में हम 10 यूनिट्स पढ़ते हैं। अब मेरा काम है पॉलिटिकल ज्योग्राफी में। अब पॉलिटिकल ज्योग्राफी का खुद का एक बहुत बड़ा सब्जेक्ट फील्ड है। अब देखो, पॉलिटिकल ज्योग्राफी का मतलब हो गया जहां हम पॉलिटिक्स की बात कर रहे हैं, प्रोसेस की बात कर रहे हैं, इलेक्शंस की बात कर रहे हैं, बाउंड्रीज की बात कर रहे हैं, हर एक चीज की बात कर रहे हैं। अब जैसे मैंने आपको 4-5-6 टॉपिक्स बता दिए कि इसमें बाउंड्रीज भी आ गई, इसमें जियोपॉलिटिक्स भी आ गया, इसमें रिसोर्सेज भी आ गए, ये सब आ गए। सो मेरा कंसर्न ये था कि भाई पॉलिटिकल ज्योग्राफी तो है, मैं पूरी पॉलिटिकल ज्योग्राफी पे तो काम नहीं कर सकती थी। तो मैंने क्या करा, मैंने इलेक्शंस उठाया कि मुझे इलेक्शंस की बाउंड्रीज पे काम करना है। तो मैंने पॉलिटिकल ज्योग्राफी में जो 4-5-6 टॉपिक्स हैं, तो मैंने उन टॉपिक्स में से एक टॉपिक उठाया, क्योंकि मैंने उसके बारे में पढ़ा, मैंने उसके बारे में सर्च किया, उसके बारे में पढ़ा, और मुझे पता चला कि उस पर बहुत ज़्यादा काम नहीं हुआ है। तो वहाँ पे ये काम किया जा सकता है। और बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक है। तो मैंने बेसिकली इलेक्टोरल ज्योग्राफी पे काम किया है। बहुत कम लोग जानते हैं कि भाई ऐसा इलेक्टोरल ज्योग्राफी भी करके एक टॉपिक है, जिसमें मैंने जो हमारी कॉन्स्टिट्यूएंसीज होती हैं उनकी बाउंड्रीज के डिलिमिटेशन पे बात की है मैंने। तो वो टॉपिक भी मैंने बहुत सारे टॉपिक्स देखे, और मुझे लगा कि जो मुझे क्लिक करा, या मुझे लगा जब मैंने पढ़ा MA लेवल पे कि ये मुझे इंटरेस्टिंग लगा, तो फिर मैंने उससे रिलेटेड 3-4-6 बुक्स पढ़ी हैं सर। वो बुक्स पढ़ने के बाद मुझे जब समझ में आया, तब मैंने फिर आगे इसको ही परस्यू करा कि हाँ, दिस इज़ माय टॉपिक जिस पे मुझे काम करना चाहिए। मैम, शोध विषय का चयन एक तरीके से रिसर्च प्रपोजल पहला स्टेप है PhD का। कई बार ये भी होता है कि बच्चे इंटरेस्ट से ज़्यादा इस पे प्रेफर करते हैं कि अरे यार, अमुक व्यक्ति ने कह दिया है, फलाने ने कह दिया है। जैसे मास्टर्स के बच्चे जाते हैं, ये टॉपिक ले लेते हैं, उन्होंने दे दिया, हमने टॉपिक बना लिया, या कहीं कोई ऑलरेडी सिनॉप्सिस पड़ी हुई है, उसको थोड़ा सा एडिट किया, मॉफ किया। आपको लगता है कि इससे क्वालिटी में कॉम्प्रोमाइज़ होता है, या इससे भी दिक्कत आती है PhD आगे परस्यू करने में? बिल्कुल आती है सर। मुझे ऐसा लगता है, देखो, एक तो क्वालिटी हैम्पर नहीं होनी चाहिए। मुझे लगता है स्टार्टिंग में ना, जब एज अ बहुत फ्रेशर हो आप, और PhD एक बहुत बड़ा आपके लिए एक वर्ड है, तो मुझे लगता है अपने विजन को थोड़ा ऐसे छोटा ना करें। एज इन मैं ऐसे बोलती हूँ, हाँ, ब्रॉड अप ऐसे रखें कि पहले जैसे मैंने सोचा कि मुझे इलेक्टोरल ज्योग्राफी पे काम करना है, तो मैंने पहले ही टॉपिक नहीं डिसाइड कर लिया। पहले मैंने उस इलेक्टोरल ज्योग्राफी की पूरी हिस्ट्री छानी, क्या काम है क्या नहीं है। इससे क्या होता है, आपका विजन खुल जाता है। अगर आपने पहले ही सोच लिया मुझे कोई सर सीधे समझ नहीं आ गया था मुझे बाउंड्री पे काम करना है, तो पहले मैंने उस टॉपिक को, उस सब्जेक्ट को रीड करा, उससे रिलेटेड बुक्स रीड करी, तब फिर मुझे समझ में आया अच्छा इस टॉपिक से ये वाला काम किया जा सकता है। तो मुझे ऐसा लगता है, अगर आप डे 1 पे ही किसी ने आपको एक टॉपिक दिया, तो आपके थॉट प्रोसेस तो गए, मर गए आपके विचार। अब आप सोचोगे ही नहीं, क्यों? क्योंकि लिमिट हो गई, हाँ, लिमिट हो गई। अब आप उतना ही काम करोगे, तो जब आपको बस इतना ही काम करोगे ना, तो आपको मिलेगा इतना सा। तो स्टार्टिंग में अपना विजन थोड़ा बड़ा रखकर, थोड़ा ज्यादा पढ़ के, तो आप अपने आप उस ज्यादा में से थोड़ा सा क्वालिटी वाला काम आराम से निकाल सकते हो सर। मैम, एक और बात कि शोध विषय का चयन छात्र करता कब है? जैसे मैं DU का प्रोसेस बताऊं तो आमतौर पे जिस समय हम इंटरव्यू दे रहे होते हैं, एक टॉपिक लेकर के जाते हैं, और फिर जब सिलेक्शन हो जाता है तो उसी टॉपिक को थोड़ा सा मॉडिफाई किया जाता है सर। लेकिन कहीं कहीं पे मैंने यह भी प्रोसेस सुना कि पूरा कोर्स वर्क वो आपको स्कोप देते हैं कि आप खुद अपना रिसर्च करिए और एक टॉपिक के साथ आइए, उसके बाद डॉक्टोरल रिसर्च कमेटी इसको फॉलो करती है। मुझे ये दूसरा प्रोसेस ज़्यादा अच्छा लगा एक शोध छात्र के तौर पर। लेकिन फिर भी इसका आपकी यूनिवर्सिटी में क्या प्रोसेस रहा, या अन्य सर, कोई और भी प्रोसेस? मेरा जो रजिस्ट्रेशन था 2016 का था, तो हमारा वो सेकंड वाला प्रोसेस रहा है। ठीक है। कि मैंने बेसिकली एग्ज़ाम क्लियर किया, फिर मुझे गाइड मिला, और उसके बाद मेरा वो पूरा प्रोसेस हुआ है। वो 6 महीने का कोर्स वर्क के बाद फिर हमारा ये काम हुआ कि सिनॉप्सिस वाला। तो इसका मतलब मैं किसी चीज़ में तो वेल वर्स्ड हो गई, मतलब मुझे समझ में आने लगा। कोर्स वर्क ये गाइड ही करता है कि आपको रिसर्च परस्यू कैसे करनी है। एग्जैक्टली। क्योंकि सर क्या होता है ना, आपको फिर मेथोडोलॉजी देखनी है, आपको एम्स देखने हैं, आपको ऑब्जेक्टिव्स देखने हैं, आप उसको प्रूव कैसे करोगे। अब ये मैं आपको बोल रही हूँ, आप समझ पा रहे हो, पर बहुत सारे बच्चे नहीं समझ पा रहे हैं। उनके लिए बहुत सारे शब्द ही नए होंगे यहाँ पे, इसीलिए क्या इसका मतलब है। इसीलिए तो मुझे ऐसा लगता है कि ये जो
चयन आप कर रहे हो या चूज कर रहे हो ना, ये अगर कोर्स वर्क के बाद होता है तो ज़्यादा बेटर रहता है, और अगर नहीं है तो आजकल तो आपको पता है बहुत सोर्सेज हैं, तो मुझे ऐसा लगता है कि बच्चे को अपना डोमेन सोचना स्टार्ट करना चाहिए। सो इट्स नॉट अबाउट कि बोल दिया संस्कृत या ऐसे बोल दिया ज्योग्राफी, ये आपका डोमेन नहीं है। इनमें बिल्कुल मैम। अंदर जाएं, एक टॉपिक के भी सब टॉपिक्स होते हैं, उन पे हम एक प्रॉब्लम को निकाल कर उस पे रिसर्च करते हैं। सो एक तो सबसे बड़ी प्रॉब्लम है कि किसी बच्चे को ये नहीं बताया जाता कि आपको रिसर्च में गैप ढूंढना है और वही गैप आपकी पीएचडी बनेगी। पर वो गैप ढूंढने का मतलब है, जैसे फॉर एग्जांपल मैंने सॉइल ऑफ इंडिया पे काम किया। अब सॉइल ऑफ इंडिया पे मैंने काम करा, बहुत सारे लोगों ने सॉइल ऑफ इंडिया पे काम किया है, माइट बी पॉसिबल किसी ने ये काम नहीं किया हो कि उस पर जलवायु का या क्लाइमेट का क्या प्रभाव है, बिल्कुल। तो वो मेरे लिए रिसर्च गैप हो गया। अब मैं उसी को उठाकर काम करना स्टार्ट करूंगी। सो अंडरस्टैंड, आप कोई टॉपिक उठा रहे हो और बहुत सारे लोगों का काम अगर पढ़ रहे हो तो यू नीड टू फाइंड आउट कि क्या गैप है उस रिसर्च में, और वही उसी गैप को उठाकर आपने आगे अपनी थीसिस पे काम करना है। तो मैम हम यह कह सकते हैं कि सबसे पहले तो आपको अपना जो आपका इंटरेस्ट का टॉपिक है मास्टर्स के स्तर पर वह तय कर लेना होगा कि मुझे जैसे मैं साहित्य या दर्शन में बात करूं कि संस्कृत में आपको दर्शन पसंद आ रहा है या साहित्य पढ़ना है, या आपको खुद चयन करना होगा। उसके बाद उसे क्या करना चाहिए, उसके टॉपिक्स देखने चाहिए, जैसा आपने 2-3 फ्री वेबसाइट्स गवर्नमेंट की भी बताई, और इसके अलावा भी क्या अपने अध्यापकों से या विश्वविद्यालय से कोई सहयोग प्राप्त करना होता है? चाहिए। और मुझे लगता है सर एमए वाला बच्चा जो होता है ना, वो मतलब अब आप मास्टर्स कर रहे हो तो एटलीस्ट आप मास्टर्स में किसी एक डोमेन में तो अच्छे हो गए हो ना, तो मुझे लगता है ये आप एमए से ही सोचना स्टार्ट करें कि कहाँ मुझे जाना है, किस फील्ड में मुझे जाना है, एंड टॉक टू योर प्रोफेसर्स। आपके जितने भी प्रोफेसर्स हैं जो पीएचडी कर चुके हैं, आप अपनी कॉलेज की यूनिवर्सिटी की लाइब्रेरी में जाके थीसिस पढ़ना स्टार्ट करें, एक बार देखें कि लोगों ने कैसा काम किया है, किसी का टॉपिक आपको क्लिक कर रहा है क्या, ये सारी चीज़ मुझे लगता है सर रीड करना बहुत ज़रूरी, पढ़ना बहुत ज़रूरी है। बिना पढ़े आप कुछ नहीं चूज़ कर सकते। तो एक तरीके से मैम अगर मैं कंक्लूड करूं तो ये कहा जा सकता है कि छात्रों को सबसे पहले अपना इंटरेस्ट देखना चाहिए, दूसरा जो गवर्नमेंट वेबसाइट्स हैं उनका, और अपने कॉलेज के अध्यापकों का मार्गदर्शन लेना चाहिए, और तीसरा शोध को गंभीरता से लेना चाहिए, थोड़ा सा डोंट टेक दिस लाइटली। बिल्कुल नहीं सर। आपका टॉपिक आपके साथ मुझे ऐसा लगता है मैम हमेशा रहता है। हाँ। आप अपने जैसे 10वीं का स्कोर कार्ड लेकर के चलते हैं जीवन भर, वैसा ही टॉपिक आपकी पहचान बनाता है। और एकेडमिया में, हायर एकेडमिया में इसकी एक रेपो होती है, मतलब जितना बढ़िया काम होता है, जितनी क्वालिटी ब्रिंग होती है, दैट विल आल्सो एडिंग टू द नॉलेज एंड आल्सो टू योर नेम आल्सो। और वैसे भी सर क्वांटिटी मैटर नहीं करती, क्वालिटी ही मैटर करती है। लोगों ने, मैंने जब पीएचडी करी, मैंने सुना है लोगों ने 1-1 पेज की पीएचडीज भी करी है, 50-50 पेज की पीएचडीज भी करी है, मतलब क्वालिटी है। नंबर नहीं मायने रखता है कि कितनी मोटी थीसिस है, उसमें लिखा क्या है एग्जैक्टली, वो ज़्यादा ज़रूरी बात है। चलिए मैम, तो मुझे लगता है छात्रों को इससे बहुत मदद मिली होगी, और वो अपने शोध चयन में इन बातों की वो जरूर ध्यान रखेंगे, इन सावधानियों पर काम करेंगे। आप सभी जुड़े इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद मैम आपका भी। धन्यवाद, थैंक यू।